जीएस हिंदी क्लासेज में घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट में जो पेपर हुआ हिंदी का, उनके आंसर देखिए। प्रश्न पत्र के बारे में जो प्रतिक्रिया है वो पूरी तो अभी नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े चुप ही हैं, फोन थोड़े कम आए हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र थोड़ा स्तरीय था। स्तरीय होना भी चाहिए, ये अच्छी बात होती है तैयारी करने वालों के लिए। और कुछ सामान्य प्रश्नों को भी इन्होंने मतलब किस तरह से घुमाया है, ये अपन बीच बीच में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। वैसे मैं फटाफट आपको उत्तर ही बताऊंगा। तो ये देखिए आप, हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, तो इसमें रोला छंद है, इसमें छंद पूछा है। इस काव्य में प्रयुक्त छंद है, तो इसमें 24 मात्राएं हैं और 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में रोला छंद में होती हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है? ये आपको मैंने बार बार चेताया था कि वर्ण और मात्रा का ध्यान कर लेना, फिर भी देखो यहां ये गलत कर दिया प्रश्न। तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं, वर्ण नहीं होते। रोला वर्णिक मुक्तक के छंद है, तो ये वर्णिक है ही नहीं। गीतिका के प्रत्येक चरण में 15-13 प्रियति होती है, नहीं 16-12 पर होती है। दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है, तो ये देखिए आप, ये प्रश्न होगा। लेकिन पहला ही कईयों ने कर दिया, तो उनका प्रश्न है वो ये गलत हुआ है। जगत जनायो जी ही सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आंखन सब देखिए आंखी न देखी जाई। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, ये देखिए आप, ठीक है ना। यहां इस प्रश्न में ये आरपीसी के पाले में है, मैं इस प्रश्न को आरपीसी के पाले में मानता हूं, ठीक है। फिर अगला देखो आप, 4 का प्रश्न देखिए। 4 का प्रश्न ये रहा, काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में असंगत कथन है। तो मधुर भाव को द्योतित करने वाले रसों में कोमल और मधुर शब्दों का, ठीक है। रौद्र वीर और विभत्स रस की व्यंजना हेतु सरल, नहीं, यही होगा। सरल बोधगम्य और सर्वजन सुलभ शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला देखो, 5वां प्रश्न देखिए। हृदय में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न करने तथा चित्त का विस्तार करने की क्षमता से युक्त रचना में किस काव्य गुण की प्रधानता होती है? तो ओज गुण की होती है। ये बिल्कुल सही है, ओज गुण की। ओज का अर्थ ही व्याप्ति होता है। फिर है उल्लाला छंद की विशेषता के बारे में प्रश्न है। उल्लाला छंद की विशेषता है, विषम चरणों में 15 वर्ण होते हैं, तो विषम चरणों में 15 वर्ण है। वर्ण ये फिर वर्ण दे दिया, तो ये मात्राएं होती हैं, तो 15-13 मात्राएं होती हैं, बात ये है। और फिर ये देखो, समचरण 2 के विषम चरण के समान है, तो 2 में 13 मात्राएं विषम चरण में होती हैं, तो ये उत्तर होगा, दूसरा उत्तर होगा, ठीक है। नगण भगण ये नहीं होते। मात्रिक समछंद भी ये देखिए छंद की विशेषता है, तो समचरण 2 के विषम चरण के समान होता है, विषम चरण के समान होता है। समान होना है वो यहां पर आवश्यक नहीं है, समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि देखो मात्रिक समछंद, तो मात्रिक समछंद ये है नहीं, अर्धसमछंद है, तो इसमें देखो ये ही उत्तर होगा। समचरण 2 के विषम चरण के समान होता है, तो इसमें मात्राएं समान होती हैं, बस इतना है। बाकी वो लघु गुरु वाला है, उसमें थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है ये प्रश्न। फिर अगला देखो, रस को अखंड चिन्मय स्वयं प्रकाशमान। प्रश्न को पूरा पढ़ने में टाइम लगेगा, तो ये सीधा सीधा ये कि ये विश्वनाथ का कथन है, मानने वाले आचार्य विश्वनाथ है। फिर देखो, ये स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव इन्हें न तो आत्मसात करते और न ही दबा सकते हैं। ये दूसरे भावों को अंतर्निहित करके उन्हें वशवर्ती बना लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता प्रकट हुई है? तो ये स्थायी भाव की हुई है। ये विशेषता किसकी है? स्थायी भाव की है। फिर अगला देखो, रौद्ररस के संचारी भाव होते हैं। इसमें ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान कर लोगे तो ये देखो, इसमें ये होगा उन्माद व्याधि जड़ता मोह है, ये होगा किसमें? रौद्ररस के संचारी भाव में। 9 का प्रश्न है, उसके बाद में देखो 10 का प्रश्न, रस सूत्र। देखो सूत्र में से प्रश्न सीधा दे दिया, आचार्य शंकुक द्वारा की गई व्याख्या को कहते हैं अनुमितिवाद, ये सही हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन में वीरगाथा काल का प्रारंभिक समय क्या माना? अब कितने ही काल विभाजन कैसे भी आप रट लो, चाहे मैंने तो कहा भी था कि रामचंद्र शुक्ल का ही पूछेंगे ज्यादातर, लेकिन कई देखो ये गलत कर दिया। 1050 ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है, बल्कि ये 993 ईस्वी है,
993 ईस्वी, यानी ये विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत और ईस्वी का ध्यान रखना था, वर्ण और मात्रा का ध्यान रखना था। इससे जो प्रश्न है वो गलत होते हैं, लेकिन आपका पूरा अभ्यास तो हुआ कम से कम। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले लिखा गया? तो पहला ही है ग्रियर्सन वाला, ये 1888-89 में लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका है 1940 में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, मिश्र बंधु विनोद है वो 1913 में, तो बाकी 1900 के बाद ही है, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, रसानुभूति या रसास्वादन की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो ये सूचना अनुभव से प्राप्त होती है, यानी रसानुभूति या रसास्वादन की सूचना तो किससे प्राप्त होती है? अनुभव से। फिर 14 का प्रश्न देखिए आप, 14 का प्रश्न ये रहा, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो सीधा ही है, ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी है ही। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये देखो बच्चन सिंह आ गया ना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये गणपति चंद्र गुप्त है, तो अपने आप ही प्रश्न हो गया। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये सही है। देखो ऐसा कैसा आपको बताया हुआ है कि भगवान यानी बच्चे का दूसरा रूप होता है, तो बच्चन सिंह आ गए तो दूसरा आ गए। वैज्ञानिक आपको सबसे बड़ा बताया हुआ है, गणेश जी के समान कोई वैज्ञानिक है नहीं, तो प्रश्न है वो आसानी से हो रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो राहुल सांकृत्यायन पापा चाल ये सरहपाद नगेंद्र और ये दोनों सरहपाद को मानते हैं। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ की भाषा के संबंध में, ये थोड़ा सा टिपिकल था, ऐसा विसल देव रासो के बारे में कहा है। विसल देव रासो 16 के प्रश्न में ये विसल देव रासो 4 नंबर। फिर 17 का देखो, हिंदी साहित्य का अतीत, ऐसा कैसा प्रश्न है? अतीत की बात आएगी तो विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी नहीं है, हिंदी साहित्य का अतीत है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्योंकि विश्वनाथ त्रिपाठी है उसका कौन सा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो अतीत है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। यहां ये भी देखो इसका गलत हुआ है। फिर अगला देखो 18 का प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान है। आपको बार बार बता दिया था कि रामचंद्र शुक्ल आएगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है। फिर ये देखो, मोनिजिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? ऐसा कैसा आपको लिखवाया हुआ है, चाहे आप अपने उसमें मिला सकते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास। यानी कुछ प्रश्न मैं भी मानता हूं कि 5-7 प्रश्न है वो हमेशा ही आते हैं। मैं 90% के पीछे जोड़ता हूं, 100% के पीछे नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभागों के नामकरण का आधार किसे माना है? तो उन्होंने विशेष ढंग की रचनाओं, ये देखो, किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि को माना है, विभिन्न ढंग की नहीं, विशेष ढंग की। विशेष ग्रंथों को ही माना है, बस बात तो वो ये थोड़ा सा हेरफेर है, मतलब पेपर अच्छा है। ये देखो 20 प्रश्न हो गए। 21 का देखिए, सिद्धों के चर्यापद देश के किस क्षेत्र में? आपको साफ साफ बताया था कि सिद्ध हैं वो पूर्वी भाग में हैं, और दूसरे जो जैन हैं वो पश्चिमी भाग में, तो ये पूर्वी भाग में आ गए। आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत है। ये देखो आप, सहज जीवन पर बल, सहज भोग मार्ग और महासुख का खंडन। नहीं, ये खंडन नहीं किया, ये 2 नंबर वाला होगा। रहस्य भावना प्रधानता थी, पाखंड और आडंबर का उन्होंने विरोध किया था। फिर ये देखो, ऐसा कैसा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के प्रश्न आए हैं, लेकिन हम आधे से ज्यादा प्रश्न करने में सफल रहे हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी उपयुक्त कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। कथन में अगर शुक्ल कर दोगे तो फिर सही हो रहा था। मैंने तो बताया भी था कि आप ये जो है वो रिस्क ले सकते हैं, इसमें ज्यादा घाटा होने की संभावना नहीं है। फिर ये देखो, मंजनकृत मधुमालती के संबंध में असंगत है। इसके नायक नायिका ये ठीक है, मनोहर मधुमालती नायक नायिका है। इसमें उपनायक उपनायिका भी है, ताराचंद और वो है ना। और दूसरा देखिए आप कि ताराचंद मधुमती से विवाह करना चाहता है, नहीं, ये गलत बात है। और इसमें 5 उपायों के यानी अर्धालियों के उपरांत 1-2 का क्रम रखा गया, ये भी सही है। फिर देखो, विसल देव रासो के संबंध में असंगत है,
तो विशल देवरासों के बारे में बार बार कहा है कि श्रृंगार रस की प्रधानता है, तो इसमें यह आ गया वीर विभत्स और करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ है, यह गलत बात है। 26 का प्रश्न देखो, क्योंकि प्रश्नों की उत्तरी जानने हैं अब तो। आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में असंगत है। आदिकालीन नाथ साहित्य, इस साहित्य में नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है। इसमें जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण हुआ है। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न माना है। नहीं, सर्वथा भिन्न नहीं माना, बल्कि इसमें ही माना है, इससे निकला हुआ ही माना है, बाकी सही है। और फिर है 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न देखो, दादू दयाल की रचनाओं का अंगवधु, तो अंगवधु रज्जब जी ने किया। यानी यहां तक प्रश्नों में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अब कुछ का क्या होता है कि जैसे पहले तो ये लगता है कि जैसे कम प्रश्न आए हो रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा तो उस समय उनको याद आ जाएगा। कुछ परीक्षा में भी थोड़े हम होच पोच हो जाते हैं, तो ये एक स्वाभाविक है। और इसका एक ही इलाज है कि और अधिक प्रयास करो, और अधिक थोड़ा वाइड करना पड़ेगा। पेपर ठीक आ रहे हैं, ये खुशी की बात है, पेपर अच्छे आ रहे हैं। तो ये देखिए आप सुमेलित नहीं है। निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय सही है, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय सही है, हित हरिवंश सही है, वल्लभ नहीं है, राधा वल्लभ है, राधा वल्लभ संप्रदाय है। तो ये मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय है। दादू पंथ के अंतर्गत मुख्य साधकों में नहीं है, तो दादू पंथ में मलूकदास जी नहीं है, मलूकदास, इसमें मलूकदास नहीं है। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावत के संबंध में उत्कथन किसका है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वैसे ऐसा हवाला है वो डॉक्टर नगेंद्र ने भी दिया है, लेकिन उन्होंने साथ में जो है वो एक बात लिख दी। अगर आप उनके इतिहास में देखोगे तो उन्होंने एक बात लिखी है कि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ये देखो आप फिर अगला देखो, मीरा के संबंध में असंगत है। मीरा के संबंध में तो इसमें असंगत है वो ये है, दैन्य मुख्यतः दैन्य नहीं है बल्कि माधुर्य भावी है, तो इसलिए ये उत्तर हो जाएगा 4 नंबर वाला। 32 का प्रश्न देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश है तो भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत, ये सीधा प्रश्न था। नंददास कृत रस मंजरी इनमें से किससे प्रभावित है, तो ये भानुदत्त कृत रस मंजरी से है। ये सीधा सीधा है, ये भी बताया हुआ। और फिर देखो, निम्नलिखित में अलंकार निरूपक ग्रंथ है तो ललित ललाम है। इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, ललित ललाम है, ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल ने ये किस रचना के बारे में कहा, बिहारी सतसई के बारे में, ये भी आपको लिखवाया हुआ। यानी अब तक भी कोई दिक्कत है नहीं। वैसे दिक्कत आनी थी तो कईयों के प्रश्न वैसे गलत हो जाए तो वो तो हो जाते हैं। आचार्य केशवदास ने कवि शिक्षा हेतु किस ग्रंथ की रचना की, कवि प्रिया की, कवि शिक्षा के लिए ऐसा बताया हुआ आपको। और फिर देखिए आप आगे के सुकवि रीचई तो कविताई ने तो राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है, तो ये भिखारीदास है। ये कौन है, भिखारीदास। 37 प्रश्न हो गए हैं। फिर अगला देखो 38 का प्रश्न, गोस्वामी विठलनाथ ने शोकार्त होकर किसके संबंध में कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाग को कुछ लेना हो सो लेऊ। तो बहुत इजी प्रश्न, ये बता दिया था सूरदास के निधन पर, सूरदास। फिर अगला देखो, तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक इनमें से किसने बताया, तो ये ग्रियर्सन ने बताया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे मुझे पता है कि आपको दिक्कत कहां है, दिक्कत आगे 3-4 प्रश्न जो रचना वाले हैं उनमें है, तो ऐसे तो आएंगे ही प्रश्न। भाई 10-1 प्रश्न निकाल दो, बाकी तो आपके सारे हैं इसमें से, तो चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हिंदी रीति काव्य में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ है, कुछ है ना वो परीक्षा में ऐसे होचपोच हो जाते हैं। तो ये देखिए आप, काव्य शास्त्रीय नियम आधारित विशिष्ट रचना पद्धति है।
तो ये सीधा सीधा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इसमें। राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है, तो इसमें स्वामी हरिदास शामिल नहीं है, ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। स्वामी हरिदास, कुछ प्रश्न है वो इजी भी हैं, यानी हम 41 तक पहुंच गए, देख लो कोई दिक्कत। और 42 का में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। सब शक्ति के विषय में उपयुक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? तो ये देव द्वारा है। ये आपको कितनी बार लिखवा दिया। रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है, तो निर्वैयक्तिकता नहीं है, वैयक्तिकता है। वैयक्तिकता लिखा है तो निर्वैयक्तिकता उसका विलोम हो गया, तो ये नहीं है बस। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। कविताएं के संबंध में यह कथन किसका है? तो देखो ये भूषण से संबंधित है। ऐसे प्रश्नों में यहां जाकर के हमें जो है वो इसमें दिक्कत आई है, लेकिन अगर आप रिस्क लेते तो ले सकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये देखिए 45 का प्रश्न देखिए आप। रीतिकाल में नायक नायिका भेद के ग्रंथ लिखने वाले रीति ग्रंथकार कवियों ने प्रधानतः किस ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त की? तो ये भानुदत्त कृत रस मंजरी से। इसके बाद में 46 का प्रश्न देखो, 46 का। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के संबंध में असंगत है। तो ये देखिए आप, इसमें असंगत है वो, ये सीधा सीधा ही पड़ा है, कॉमन सेंस का प्रश्न था। नई अर्थव्यवस्था के लागू होने से गांवों और शहरों का संपर्क पूरी तरह टूट थोड़ी गया, तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती बताया? तो इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खां इसको बताया। घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है। इनके काव्य में प्रेम की विषादमय अनुभूति ये है। मुहावरों का प्रचुर प्रयोग मिलता है, लाक्षणिक प्रयोग है। वर्ण विषय में पर्याप्त विविधता नहीं है, इन्होंने एक सुजान का ही गुण बस वो वही किया है, तो इसलिए ये होगा। इसके बाद में देखो 48 के बाद में 49 का प्रश्न। प्रसाद के नाटक की विशेषता नहीं है, बार बार मैं बताता आया था कि यही प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो है अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं है, अभिनेता की इनमें कमी है। फिर इसके बाद में 50 का प्रश्न देखो, नाटक नाटककार युग्म असमेलित है, तो वामाचार है वो हमीदुल्लाह का नहीं है। वामाचार हमीदुल्लाह का नहीं है। हिंदी नवजागरण के भारतेंदु युगीन साहित्यिक परिवेश पर पड़े प्रभावों की दृष्टि से असंगत कथन है, तो असंगत कथन आपको इसमें से छांटना है। तो ये देखिए आप, प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण भक्ति और नीति को प्रमुख वर्णन विषय। भक्ति और नीति को प्रमुख नहीं माना है, भक्ति को प्रमुख थोड़ी माना है, ठीक है। हालांकि उद्दीपन का किया है, ये सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में इनमें से किसे स्थान नहीं दिया? ये सीधा सीधा ये सरदाराम फिल्लोरी को नहीं दिया, सरदाराम फिल्लोरी। फिर आगे देखो, कृतियों जगदीश चंद्र माथुर है, इनका कोणार्क है। ये प्रसिद्ध सरल प्रश्न आ गया, कोणार्क। 1, 2, 3 प्रश्न ही है बस। कारवां एकांकी संग्रह के रचनाकार हैं, तो ये भुवनेश्वर प्रसाद है। इनके रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद, भुवनेश्वर प्रसाद है। ये देखिए प्रश्न संख्या है वो 54, तो 54 में चौथा है भुवनेश्वर प्रसाद। फिर अगला देखो, बकलम खुद निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो ये नामवर सिंह है, नामवर सिंह है। 55 का प्रश्न है, तो 55 में ये कौन है? नामवर सिंह है। फिर अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे द्विवेदी युगीन भावात्मक निबंध लेखकों में प्रमुख स्थान प्राप्त है? तो ये देखो द्विवेदी युगीन पूछा है, वरना तो ये रामचंद्र शुक्ल हो जाते। तो द्विवेदी युगीन पूछा है, तो अध्यापक पूर्ण सिंह है, अध्यापक के पूर्ण सिंह। फिर अगला देखिए आप, निम्नलिखित में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, तो मनमथनाथ गुप्त नहीं है, मनमथनाथ गुप्त।
उपन्यास और उपन्यासकारों की दृष्टि से विकल्प सुमेलित नहीं है। सुमेलित है, नहीं है, नहीं है, और एक ही सुमेलित है बस, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, 58 का प्रश्न। फिर ये देखिए आप 59, आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। आत्मविधा की रचना है वो ये नहीं है, अनल पाखी। अनल पाखी है वो, इसमें ये रचना नहीं है क्योंकि ये नामवर्षी है कि जीवनी है अनल पाखी। ये थोड़ा सा टाइट है प्रश्न। 60 का प्रश्न भी थोड़ा टाइट है। निम्नलिखित में असंगत विकल्प है, असंगत विकल्प। तो तिरस्कृत ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरस्कृत 60 में देखिए आप, तिरस्कृत ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये नहीं है। फिर 61 का प्रश्न देखो, कवि और काव्य रचना की दृष्टि से असंगत विकल्प है। कवि और काव्य दृष्टि की, क्योंकि ये इसमें कई रचनाएं हैं वो एक साथ दी हुई हैं, तो इसमें देखिए आप नागार्जुन उस जनपद का कवि हूं, ये त्रिलोचन का है, तो ये सीधा ही हो गया, ये हो गया। फिर देखो 62 का प्रश्न, छायावादी काव्य के संबंध में असंगत है। विदेशी दासता के प्रति विद्रोह का स्वरूप सुनाई देता है। विषय, भाव, भाषा, छंद आदि क्षेत्रों में मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास दिखाई देता है। इनके काव्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति व्यापक मानवीय स्तर पर नहीं हुई है। 62 में 3 है। 62 में कितना है? 3। फिर ये देखिए आप 63, किस काव्य धारा ने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समझ साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी? तो इसमें यथार्थवाद की ओर सबसे पहले प्रगतिवादी आया था, प्रगतिवाद, ये यथार्थवाद है। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत विकल्प है। तो ये देखिए, कुंवर नारायण की कृति आत्मजयी कथावस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित सही है। आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह में सर्वेश्वर सक्सेना आत्महत्या के कारणों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं की, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, राजनीति की है। तो इसमें 64 नंबर में 2 नंबर हो जाएगा। फिर 65 में देखो, विभावादि के साधारणीकरण की सिद्धि भावकत्व व्यापार से मानने वाले भट्टनायक है। ये कौन है? भट्टनायक, विभावादि। ये काव्य शास्त्र से प्रश्न है, तो इसमें 2 नंबर होगा। काव्य हेतु के संबंध में असंगत है। प्रतिभा को शक्ति और अभ्यास को निपुणता भी कहा जाता है, अभ्यास को निपुणता नहीं कहा जाता। यही उत्तर हो जाएगा, बाकी आप इसमें सही हैं। यानी 66 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 1 है। भारत में 1936 में प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। बाकी प्रश्न कोई खास नहीं है, बस ये 3-4 प्रश्न बीच में ऐसे हैं। इसके बाद में 68, ये देखो 68 है, किन्हें प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनी गिरा लगत पछिताना। तुलसीदास के मतानुसार सरस्वती जी कब पछताने लगती हैं? यानी ये बीच में से ये प्रश्न थोड़ा सा के हमें पूरा पढ़ा हुआ है, तो ये हमें ये प्रश्न आ सकता है। तो ये देखिए, जब कभी सांसारिक मनुष्यों का गुणगान करता है, वैसे तो इससे हो सकता है, इससे अर्थ के रूप में आप इसमें देख सकते हैं। फिर आगे देखिए आप 69, हंसे ने बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी भेद्या सदगुरु के हथियारी। इस साक्ष्य में प्रयुक्त उन्मनी शब्द का संकेतित अर्थ नहीं है आत्म साक्षात्कार की अवस्था, मन का अस्थिर हो जाना नहीं है, क्योंकि बाकी एक जैसे से हैं, मन और प्राण एक हो जाना, संकल्प विकल्प प्रकृति समाप्त हो जाना, तो यही होगा इसमें। फिर अगला देखो, लोन्जाइनस उदात्त के स्रोतों में सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? तो विचारों को देते हैं, और इसमें महान और पुष्ट विचार हैं। ये देखिए, आप विचारों को देते हैं सबसे अधिक, ये आ गया। फिर अगला प्रश्न देखो, और ओप कनीनी कनु गनी घनी सरताज,
मनी धनी के ने की बनी छनी पटलास, कनी नी कनू कई बार बता दिया मैंने आपको, अगर नहीं बताया तो देख लो चाहे आप। आंखों की पुतली, ये सामान्य प्रश्न था, पहले भी पूछा जा चुका। कविता क्या है? निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा व्यक्त कविता विषय विचारों की दृष्टि से असंगत है। ये हमें विचार सारे हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। यानी ये देखिए 72 का प्रश्न है, तो 72 का प्रश्न है, इसमें मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ये कविता का अंतिम लक्ष्य नहीं, ये सीधा ही प्रश्न हो गया। 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाले रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे जाले छिन्न भिन्न हो गए। कथानायिका ये बात है, यानी कथानायिका है, ये बात किससे कह रही है? तो संजय से कह रही है। ये किससे कह रही है? संजय से। फिर 74 ये भी संजय वाला प्रश्न बीच में से था। हिंदी भाषा की बोलियों उपबोलियों, ये थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को, उपबोलियों के संबंध में असंगत है। मगही बोली का परिनिष्ठित रूप गया जिले में बोला जाता है, इसके सीमांत रूपों पर उड़िया और बंगाली का प्रभाव पड़ा है, ये सही है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाली बुंदेली का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ, ये मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। फिर क्योंकि ये सोर्स से नहीं अपभ्रंश से, ये वैसे इनडायरेक्ट प्रश्न हो गया, क्योंकि बुंदेली है वो क्या पश्चिमी हिंदी की है, और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? सोर्स से नहीं सी, तो मागधी से नहीं हुआ। यानी आप प्रश्न कर सकते थे, निम्नलिखित में से किसे नागरी लिपि का दोष माना जाता है? दोष यही है, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह है, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह। लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप है, ये गुण है। हर्ष और दीर्घ स्वर ये गुण है। वर्णमाला का वर्गीकरण ये भी गुण है। तो एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह, ये इनका दोष है। फिर अगला देखिए आप, जैसे से वाली बात आएगी इसमें, आप नंदन विहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। इस पंक्ति में आप और मैं कौन है? तो आप अरुण है और मैं मधुलिका है। ये कहानी अगर पढ़ी है तो उससे प्रश्न हो सकता था इजीली। 77 का देखो, अक्षोहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो यह अक्ष जोड़ उहिनी कई बार बताया हुआ है, वैसे भी इजी है कि सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है। प्राधीन पर के अधीन, हाथ के लिए कड़ी, दूर से आगत और रण विमुख, तो रण से विमुख, ये 4 नंबर होगा। रण से विमुख। प्रउपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, सीधा दे दिया प्रत्युपकार, ये प्रत्युपकार है। प्रत्युपकार में प्रत्युपसर्ग है, बाकी प्रउपसर्ग के हैं। प्रभू में देखो, ये भू बताया हुआ है। प्रत्यय के योग से बना विशेषण शब्द है, तो प्रत्यय के योग से कुलीन बना, कुलीन। बचपन मानवता, तो कुलीन। अब इसमें कहने को ये कह देंगे भाई जैसे हमें विशेषण संज्ञा ये नहीं पढ़ने, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां आप देख रहे हो कि अगर हमने ये नहीं पढ़ा है तो इसमें दिक्कत है। लेकिन हमने तो पढ़ लिया था, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा है पूरा का पूरा, तो उससे आपको ये सीधा फायदा हो रहा है। परिउपसर्ग से एक प्रश्न ये देखो, प्रत्यय के योग से बना विशेषण शब्द है, तो ईन प्रत्यय लगता है तब सौंदर्य, बचपन, मानवता ये भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें कुलीन होगा। परिउपसर्ग से निर्मित नहीं है। परिउपसर्ग देखो, परिजोड़ आप्त पर्याप्त है, परिक्रमा परिहयी, प्रत्यक्ष नहीं है, ये सीधा प्रश्न हो गया। प्रत्यक्ष परिधि है। फिर 82 का प्रश्न देखो, ये 82 रहा। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है की बात है? उपेक्षा, अपेक्षा, अज्ञ, विज्ञ। बाकी ये अर्थारंभ ये एक जैसे हैं, उत्कर्ष और ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। सैंधव, बाजी, घोटक एक भी आता है तो पर्यायवाची शब्द इजी आ गया। कईयों ने बहुत रटे, भाई ऐसा हो जाता है कई बार, ये तो सोचना ही पड़ेगा। ये अश्व है, कईयों ने बहुत पर्यायवाची शब्द, ये रटने के ज्यादा नहीं है, बस मुख्य ध्यान में रख लो। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है,
ये अनेकार्थक शब्द होता है, तो इसमें हम दो को तो जानते हैं, श्रद्धेय भारी, और गुरु है तो अहंकार से थोड़ा मिलता जुलता है। ये कॉमन सेंस से आप कर सकते थे। गुच्छ, इसमें गुच्छ शब्द नहीं होगा। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? पर्यायवाची के 2 प्रश्न दे दिए। ये देखो, सोना, कंचन, हाटक, हिरण्य, हेम, ये सोना के होते हैं। सूर्य, मयूख एक आ रहा है तो आप कर सकते हैं। मयूख है वो किरण का है। प्रभा, प्रभा भी अलग है, प्रभा प्रकाश। मगवा, इंद्र है। अर्णव, सागर है। तो ये नहीं है, बाकी के सारे हैं, ये अलग अलग है, ये अलग अलग हो गए। फिर ये देखिए आप 86 का अब तो पेपर हो गया, अब जैसा हो गया वैसा ठीक है, इसमें ज्यादा हुआ आपको करने की जरूरत नहीं है। असंभव कार्य करना, ये आसान प्रश्न दे दिया। आकाश के तारे तोड़ना, 8वीं 7वीं से पढ़ रहे हैं हम। जिज्ञासा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो जिज्ञासा जीतने की इच्छा बताया हुआ है। इच्छा पर एक प्रश्न पूछते ही हैं, जीतने की इच्छा। भोजन की इच्छा बुभुक्षा है। जीवन की इच्छा यानी जीने की इच्छा जिज्ञासा है। लोभ, लाभ की इच्छा, ये कुछ है नहीं। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दयुग्म का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? अनल, अनिल, तो अनल आ गए, अनिल हवा, सही है। और ये देखो द्वीप और द्वीप आ गया, तो ये द्वीप है वो हाथी होगा, और ये द्वीप है वो क्या होगा? टापू होगा, तो ये होगा, बाकी सही है। अब जब देखो आ गए ना, इसके बिना होता ही नहीं है पेपर। ये 89 का प्रश्न देखो, अब 89, ये देखिए आप, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो सीधा ही दे दिया घनिष्ठ। ये ट के स्थान पर ठ होता। प्रदर्शनी, तिलांजलि, गरिष्ठ, बाकी सही है। निम्नलिखित में वर्तनिक, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो अभ्यस्त सही नहीं है, ये तो तय होगा। केंद्रीकरण सही है। आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। इकट्ठा में ठ होता, 2 ठ तो लगातार आ ही नहीं सकते, तो कौन सा होगा? केंद्रीकरण। आपको साफ साफ बताया हुआ है कि केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। भाई नहीं करो वो तुम, उसका कोई इलाज नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे दान देने में विकट रूप से प्रसिद्ध थे, नहीं होगा, गलत। उसने आग्रह पूर्वक कहा, यह सही है। वहां भारी भरकम नहीं, बहुत भीड़ जमा थी। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, तो इसमें कौन सा होगा? आग्रह पूर्वक का। किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? तो द्वारका सही है, लेकिन मैथिली नहीं है। मैथिली ये जो लिख रखा है इसने, ये सही है, मैथिली। अहल्या, महात्म्य भी सही नहीं है, ये मां होगा। पूजनीय सही है, प्रशंसा सही है, लेकिन मध्याह्न सही नहीं है। मध्याह्न में है आधा, मध्याह्न होगा। और अंतर्ध्यान भी गलत है, ये अंतर्धान होगा, अंतर्धान। युधिष्ठिर सही है, अंत्याक्षरी सही है, पारितोषिक सही नहीं है, प्रज्वलित भी सही नहीं है। पारितोषिक है वो ऐसे लिखते हैं, पारितोषिक, और प्रज्वलित में एक आधा है, प्रज्वलित, ये प्रज्वलित है। इसके अलावा आगे देखो आप, अगला विकल्प अपने आप हो जाएगा। ये देखो, मिष्टान सही है, शाप सही है, नीरवलम सही है, अतिथि सही है। एक भी शब्द है वो आपको लिखा हुआ यानी बताया हुआ, ऐसा नहीं है कि जो बताया नहीं था वो आया है। फिर अगला देखो, यानी व्याकरण हमारा काफी मजबूत रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चरखा काटना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, शुद्ध पूछा है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये सही है। ये कविता अनेक को नहीं होगा, अनेक होगा। मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, तो संभव आने पर सकना नहीं आता, तो मैं आपके दर्शन करने आया। परिपत्र की विशेषता नहीं है, परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता, विशेषता नहीं है। परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती। किसी व्यक्ति विशेष को आदेश अनुदेश देने के लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, नहीं, ये 3 नंबर होगा। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी को, समझ तो इसमें लिखा हुआ आता ही है, तो ये 94 हो गया। 95 देखो, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य। ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा। ईमानदार तिपैया चालक ने यात्री का सामान लौटाया। शाबाश, हमें तुम पर गर्व है। सब्जी कौन लाने गया है, तो इसमें यही मानना पड़ेगा, सब्जी कौन लाने गया है।
यहां प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, एक बात है। दूसरा है सब्जी लाने कौन गया है। वैसे इसमें आरपीसी के पास थोड़ा है, नाक का बाल होना, ये अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। अक्ल पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। जानबूझकर गलती करना, अपने का को बड़ा होशियार समझने वाला, बुद्धि मारी जाना, दूसरे को हीन समझना, तो बुद्धि मारी जाना ये होगा। यानी 97 में और 3 का होगा। फिर आगे देखो आप, कष्ट पर कष्ट आना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति डाक के 3 पाद, नदी नाव संयोग, कंगाली में आटा गीला, तो कंगाली में आटा गीला, कष्ट पर और कष्ट आना, कंगाली में आटा गीला होना, फिर गीला हो जाएगा तो रोटी भी नहीं बनेगी। अर्थशास्त्र के पत्र के संबंध में असंगत है, ये थोड़ा सा प्रश्न देखिए आप, इसमें विषय और संदर्भ अवश्य लिखा जाता है, यह अवश्य का कहीं भी उल्लेख नहीं है, विषय और संदर्भ अवश्य लिखा जाता है, ये मेरे अनुसार ये उत्तर होगा, क्योंकि अवश्य नहीं लिखा जाता, लिखा भी जा सकता है और यह ऐच्छिक है, ठीक है। अब इसमें यह है कि अधोलेख के रूप में आपका ये सही है, सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है, तो सेवा में लिखना लिख तो सकते हैं, लेकिन ये जो है ना यहां औपचारिकता होनी चाहिए, नहीं चाहिए, सेवा में है वो औपचारिकता की बात है, तो अनौपचारिकता है, तो इसमें प्रश्न में यही उत्तर होगा। फिर अगला देखिए आप, अपठित गद्यांश है, तो ये आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि ज्यादा हार्ड इसमें नहीं आया है। और 100 का प्रश्न देखिए आप, 100 का प्रश्न, तो 100 में देखो, लेखक के मतानुसार अत्यंत उपयोगी होते हुए भी किस फूल को उचित महत्व नहीं दिया गया है, तो सरसों के फूल को, ऐसा कैसा इसमें उत्तर है। फिर 101 का प्रश्न देखिए, 101 का प्रश्न, और इसमें देखो प्रस्तुत गद्यांश में आम्र मंजरी से किस कवि के सौंदर्य बोध की तुलना की गई है, तो ये जयशंकर प्रसाद, ये भी ऐसा कैसा दे रखा है। लेखक ने किस फूल को तपस्या में रत पार्वती के समान बताया है, तो चंपा को बताया है, इसमें क्या आएगा, चंपा। फिर इसके बाद में देखो, इनके कोई ज्यादा वो नहीं होता, बल्कि ये सरल ही आते हैं, तो बहुत ज्यादा अभ्यास की, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। पद्यांश में नारी की स्थिति कैसी बताई गई है, तो चिंतनीय है, सामान्यतः भी कर सकते हैं आप। कविता में रजत के टुकड़ों से कवि का क्या आशय है, लोभ लालच से, रजत के टुकड़े, चांदी के टुकड़े, लोभ लालच। फिर अगला देखो, पद्यांश का केंद्रीय भाव है चिंता, केंद्रीय भाव चिंता है। वैसे ऐसे प्रश्नों में आरपीसी शेयर होती है, ये एक अलग बात है, हम तो अपने अनुसार कर रहे हैं। पहले इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में असंगत है, समाचारों के संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण में आसानी है। अश्लीलता, दुष्प्रचार और अफवाहों का सर्वथा भाव, सर्वथा भाव का मतलब ही नहीं है, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, आज के लिए सबसे ज्यादा चल रहा है। मुद्रित माध्यमों में लेखनगत विशेषताओं की दृष्टि से असंगत है, तो इसमें देखो आप, ये 107 का प्रश्न है, तो 107 का प्रश्न है, उसमें ये भाषा में सहज प्रवाह के लिए तारतम्य की अनिवार्यता सही है। संस्कृत निष्ठास्त्रीय भाषा, ये जरूरी नहीं है, सहज भाषा का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के संबंध में असंगत है, इस शैली में समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, सही है। इंट्रो, बॉडी और समापन, ये क्रम सही है। इसमें कहानी की तरह क्लाइमेक्स खबर के अंत में आता है, ये गलत है, प्रारंभ में आता है, उल्टा पिरामिड में प्रारंभ में आ जाएगी। और फिर देखिए, ये हो गया तथ्य, वो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण को, वही तो उल्टा पिरामिड शैली है। ये कितने प्रश्न हो गए, 108। तो 109 का प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से किस विधा का पत्रकारिता से गहरा संबंध है, तो पत्रकारिता से गहरा संबंध रिपोर्टाज का ही है, पत्रकारिता से संबंध है। डायरी लेखन के संबंध में असंगत है, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता अधिक रहती है, व्यक्ति निरपेक्षता नहीं सापेक्षता ही रहती है, जैसा वो सोचता है वही होगा। समय और स्थान के संदर्भ से ये अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है, तात्कालिक की संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, बाकी सही है। तो डायरी लेखन पर प्रश्न आया।
हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक ही साथ। ये देखिए आप, ये प्रश्न मैंने लिखवाया क्या था कि पेड़ पर द्विज बैठे हो, तो यहां जो है ना हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज, दोनों जो है ना इसका अर्थ होता है, हरि का अर्थ यहां बंदर ले सकते हैं हम, सारे पक्षी हैं वो उड़ गए, तो इसमें द्विज ये अर्थ है, आसानी से समझ में आता है, तो अभिधा शब्द शक्ति होगा। निम्नलिखित में से किसे कहानी का आवश्यक तत्व नहीं कहा जा सकता, तो असंभव कल्पना को नहीं कहा जा सकता, बाकी कहानी के हैं। पात्रों के संवाद, पात्रों का चरित्र चित्रण, कथानक में द्वंद्व है, अनुत्तरित। निम्नलिखित में से लक्षणा में होता है, तो मुख्यार्थ में बाधा होती है, ये सीधा सीधा ही प्रश्न है, बाकी कुछ नहीं होता। यमक अलंकार का उदाहरण ये अच्छा है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये मिसगाइड करते हैं, जैसे तेज यहां दे दिया, तेज 3 बार दे दिया, तो आप सोचेंगे कि ये नहीं है, लेकिन आपको तो लिखवाया हुआ था, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। सबंग यमक अलंकार है, पर्दे परदेसी, ये काटने में पर्दे का ये पर्दे शब्द की आवृत्ति हो रही है। उपमा अलंकार की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। उपमा अलंकार ये 115 का प्रश्न है, तो इसमें देखो आप है, उपमेय और उपमान में साधर्म्य रहने पर भी वह धर्म के तत्व विद्यमान रहते हैं। सादृश्य विधान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें साधारण धर्म कहते हैं, नहीं वाचक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वाचक। जैसा, जैसी, सा, सी, से, ये तो 2 नंबर होगा। फिर देखो अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है, सारा गांव भूखों मर रहा है, लक्षणा है, ये होगा तालाब में कमल खिल गया है। ये लक्षणा शब्द शक्ति का प्रश्न है, वो बहुत अच्छा इजी दिया है, आसानी से कर सकते थे, यानी इस बार पद्य का नहीं दिया, पहली बार हुआ है शायद ये। उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है। उत्प्रेक्षा में उपमेय उत्कट या प्रधान जबकि उपमान गौण होता है। उपमेय उत्कट या प्रधान जबकि उपमान गौण होता है। उपमा की भांति उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। उत्प्रेक्षा में विशिष्ट या कविकल्पित उपमान की संभावना आवश्यक है, ये सही है। उपमान में सादृश्य की संभावना की जाती है, ये भी सही है, तो पहला होगा। फिर 118 का प्रश्न देखो, किस अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है? किस अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है? उदाहरण श्लेष रूपक, उपमान का भेद रूपक में होता है, उपमेय उपमान का भेद। फिर है हरिगीति का छंद, छंद का प्रश्न फिर है के विषय में सही नहीं है। चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण, आपको साफ साफ बताया हुआ है, हरिगीति का लिखेंगे तो अंत में लघु गुरु आएगा और लघु गुरु ही होगा, बाकी के सही है। 16-12 प्रियति होती है, 2 मात्राएं जोड़ने से हरिगीति का बन जाता है। गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और फिर ये देखो आप है, ये प्रश्न भी, जहां गांठ तहां रस नहीं, ये जानत सबको, यहां गांठ है, ये श्लिष्ट पद है, ऐसा कैसा उदाहरण आपको लिखवाया हुआ है। इस काव्यांश का सौंदर्य निम्नलिखित में से किस अलंकार पर आधारित है? तो ये श्लेष अलंकार पर है। ये देखो आप देख सकते हैं अपना रजिस्टर, जहां ऐसा कैसा उदाहरण है वो लिखवाया हुआ है। गांठ जहां रस नहीं, जैसे गन्ने में गांठ होती है वहां रस नहीं होता है, और जिसके मन में गांठ होती है उसे भगवान नहीं मिलते, और वो गांठ मानी गई है। तो इसके 2 अर्थ हैं। तो 120 प्रश्नों के उत्तर हमने जाने, बाकी के आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रश्न हैं जो आप अन्य में मिलान कर लेंगे। अब बात रही मेरिट की, तो देखो मेरिट तो इतनी कंपोस्ट है, उनमें आंकी नहीं जा सकती। मेरी समझ में कोई ज्यादा समझदारी है वो बताना है नहीं, क्योंकि बहुत कंपोस्ट है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आपकी तैयारी कैसी है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये 120 प्रश्न है। अगर आपके काट छांट करके 105-6 प्रश्न हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, हिंदी की तैयारी ठीक है। अब इससे ही आप है वो मेरिट निकाल लेना, क्योंकि मेरिट के बारे में यहां कहना मेरी समझ में जल्दबाजी होगी, और अभी पूरी प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। तो प्रतिक्रिया आएगी और मैं सोचूंगा कि मैं थोड़ा बता सकता हूं तो आपको जरूर बताऊंगा। फिर कुछ हैं वो इसमें स्ट्रेस में भी आ जाते हैं कि इतना हमारे तो इतने कम ही सही है, लेकिन बहुत ज्यादा मेरिट इसकी नहीं रहने वाली है, ये मैं आपको श्योर कह सकता हूं। पहला पेपर थोड़ा सा ठीक था, इसलिए वो थोड़ा सा मेरिट को चढ़ाएगा, ये पेपर अच्छा है।
और जब पूरे पेपर का पता नहीं हो तो मेरिट बताई भी नहीं जा सकती। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे जितने भी परीक्षा जो भी जिसमें हिंदी होती है तो आपको जरूर उसके उत्तर बताने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसा भी हो, 1-2 प्रश्नों में इधर उधर आरपीसी के उत्तर हो ही जाते हैं देखो, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप लगभग अपने एक आपका सही होगा तो एक गलत हो जाएगा, ऐसे आरपीसी में तो होता है। तो ये आपने जान ली होगी अपनी तैयारी के लिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप पेपर दो, पेपर देने से फर्क पड़ता है। कुछ हैं वो थोड़े से स्ट्रेस में भी आए हैं क्योंकि उन्होंने आते आते प्रश्न है वो गलत कर दिए हैं, तो अब वो भविष्य में ऐसा नहीं करें। सामान्य शिक्षा की जब परीक्षा हो तो उनका पेपर बहुत अच्छा भी होगा, और अभी से थोड़े संभल जाएं थोड़ा सा के कुछ जो टॉपिक हैं उनमें हमें थोड़ा डेप्थ में भी जाना पड़ेगा। बाकी पर्याप्त तैयारी ऐसी कोई बात नहीं है, और हम आसानी से ये पेपर है वो कर सकते थे, लेकिन धैर्य की जरूरत इसमें होती है। और धैर्य नहीं रखने पर हमें, जैसे वर्ण मात्रा वाला 2-3 प्रश्न आ गए इसमें, ये कईयों के गलत हुए हैं। तो एक लड़का मेरे पास आया तो मैंने कहा ये क्या किया तुमने, ठीक है ना, कि वर्ण है उसके स्थान पर देखो ये वर्ण है मात्रा नहीं है, तो उसके दिमाग में फिर भी वही बैठा हुआ है। तो ऐसे दिमाग में उल्टा बैठ जाता है, और परीक्षा का दिन भी ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग बात तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं लेकिन परीक्षा में बैठते हैं तब पता चलता है। तो हमारा बिल्कुल प्रयास है वो अच्छा था, हमने अच्छी तैयारी की, पेपर भी अच्छा गया होगा ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। तो आप अपना ये जांच लें, और 2-3 प्रश्नों की कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं वो कहना भूल ही गया था, जीएस हिंदी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज ये है वो यूट्यूब चैनल भी है और ये टेलीग्राम चैनल भी है, तो उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं। ऐसी कोई भी बात मैं जो जानता हूँ वो आपको ज़रूर बताऊंगा। इसमें आप जीएस हिंदी क्लासेज ऐप डाउनलोड करके फ्री डेमो वीडियोस देख लें। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई, सामान्य व्याकरण, रीट आदि के लिए कोर्स हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका टेस्ट सीरीज में से खूब प्रश्न इसमें से आए हैं तो आप उसका अभ्यास भी कर सकते हैं, और सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है, तो आप पूरा जो है ना वो उसमें देख लें, और अगर आपको फ़ायदा लगे तो आप तैयारी कर सकते हैं। आप जीएस हिंदी क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपनी हिंदी मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।